नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बयानबाजी के बाद दुनिया भर में छिड़ी नई बहस। You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. I was president who's trying to save your country. जेलेंस्की मिनरल डील करने पहुंचे थे अमेरिका, लेकिन दोनों नेताओं के बीच मीडिया के सामने ही तीखी बहस हो गई। ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी, यहां तक कि उन्होंने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से चले जाने को कह दिया। तो क्या यूक्रेन के कारण शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ग्रीस में रेल दुर्घटना के 2 साल पूरे होने पर देशव्यापी प्रदर्शन। एथेंस रेल हादसे में 57 लोगों की गई थी जान। लोगों के विरोध प्रदर्शन से थम सा गया राष्ट्र। मोहम्मद यूनुस ने म्यांमार के रखाइन में अराकान आर्मी से मिलाया हाथ। बांग्लादेश से रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस भेजने की शुरू हुई तैयारी। और चलते चलते में देखेंगे पोप फ्रांसिस की हालत बेहद गंभीर, वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर रखे गए। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चर्चा के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इस बैठक में यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिनरल्स डील पर मुहर लगनी थी और इस सौदे के साथ ही रूस से युद्ध विराम की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना था। लेकिन रूस से जंग को खत्म करने के सवाल पर जेलेंस्की ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस से भिड़ गए। दोनों पक्षों में जुबानी जंग छिड़ गई और ये सब पत्रकारों के सामने ही हुआ। ट्रंप ने जेलेंस्की से 2 टूक कह दिया कि डील कीजिए या फिर छोड़ दीजिए। in the future. God bless. You don't know that. God bless. You God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influenced. We're going to feel very good and very strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of involved. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire today. meeting, you said thank Even you. today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. तो आपने देखा कि कैसे ट्रंप और जेलेंस्की में तीखी बहस हुई, जहां ट्रंप ने साफ कहा कि फिलहाल आप बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। आप करोड़ों लोगों की जान से खेल रहे हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम ले रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो इस देश का बहुत बड़ा अपमान है। दरअसल जेलेंस्की की मंशा अमेरिका के साथ न केवल मिनरल्स डील की थी, बल्कि वे चाहते थे कि ट्रंप सीधे सीधे उनका पक्ष ले और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बढ़ावा ना दे। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका का निष्पक्ष रहना जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि मैं किसी भी तरफ झुका हुआ नहीं हूं, मैं अमेरिका और दुनिया के लिए जो अच्छा है उसके साथ हूं। इसके साथ ही ट्रंप ने यह एहसान भी जता दिया कि जेलेंस्की को अमेरिकी मदद का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये बात जेलेंस्की को चुभ गई। इस बहस में ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की आवाज ऊंची हुई तो जेलेंस्की ने कहा कि जोर से बोलना बंद कीजिए। इस बहस के बाद जेलेंस्की बिना समझौता किए बाहर निकल आए। बता दें कि ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद जेलेंस्की पर युद्ध शुरू करने का आरोप पहले भी लगाया था। उन्होंने तब जेलेंस्की को तानाशाह कहा था और इस बहस के बाद ट्रंप ने लिखा कि जेलेंस्की ने अमेरिका और इसके सम्मानित ओवल ऑफिस का अपमान किया है। बहरहाल जब वो शांति के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन की सभी सैन्य और आर्थिक सहायता रोक दी है। वहीं जेलेंस्की ने भी लिखा कि शुक्रिया अमेरिका, शुक्रिया आपके समर्थन के लिए, शुक्रिया इस दौरे के लिए, शुक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति, कांग्रेस और अमेरिकी जनता। यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। जेलेंस्की ने अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा कि ओवल ऑफिस में दुनिया के मीडिया के सामने जो हुआ वो अच्छा नहीं था। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ट्रंप के साथ उनके रिश्ते को बचाया जा सकता है। यानी अब भी जेलेंस्की को ट्रंप से उम्मीदें हैं, लेकिन अब अमेरिका के तौर तरीके बदल गए हैं। ये साफ नजर आ रहा है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई इस बहस के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रिया आई।
कनाडा, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन समेत कई देशों ने खुलकर जेलेंस्की का पक्ष लिया है। वहीं डेमोक्रेटिक सांसद चक शुमर ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप और वेंस गंदा काम कर रहे हैं। सीनेट डेमोक्रेट्स आजादी और लोकतंत्र के लिए लड़ना कभी नहीं रोकेंगे। वहीं ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ही सांसद डॉन बेकन ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक बुरा दिन रहा। यूक्रेन आजादी, फ्री मार्केट और कानून का राज चाहता है। वो पश्चिम का हिस्सा बनना चाहता है। रूस हमसे और हमारे पश्चिमी मूल्यों से नफरत करता है। हमें यह साफ कर देना चाहिए कि हम आजादी के पक्ष में खड़े हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में इस बातचीत को बुरी तरह से नाकाम बताते हुए कहा कि जेलेंस्की को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें वहां जाकर इस तरह का विरोधी रुख अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जेलेंस्की ने भी माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब अमेरिका और यूक्रेन के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा? और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ग्रीस की। तो 28 फरवरी को ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई रेल दुर्घटना की दूसरी बरसी पर हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। ग्रीस के सबसे बड़े लेबर यूनियन जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ ग्रीस वर्कर्स ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन दिया। भीड़ और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बता दें कि एथेंस में 2 साल पहले हुए ट्रेन हादसे की बरसी पर विरोध जताने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थर फेंके। पुलिस ने भी उन्हें नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और स्टन ग्रेनेड का सहारा लिया। दरअसल 28 फरवरी 2023 को ग्रीस की राजधानी एथेंस में पैसेंजर ट्रेन की मालगाड़ी से आमने सामने टक्कर हो गई। इस घटना में 57 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे को संस्थागत विफलता बताते हुए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और जान जाने वाले लोगों के लिए न्याय की मांग की। बताते चले कि ये ग्रीस के इतिहास की सबसे भीषण रेल दुर्घटना थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि घटना में सिर्फ रेलवे के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि इस विफलता के लिए राजनेताओं की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ग्रीस के सबसे बड़े लेबर यूनियन जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ ग्रीक वर्कर्स ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन दिया है। यूनियन के प्रेसिडेंट ने कहा कि पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को, चाहे उनका पद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। प्रदर्शन के कारण पूरे देश में यातायात प्रभावित हो गया है। फ्लाइट और रेल सेवाएं रद्द कर दी गई, नावों को रोक दिया गया। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पर भी इसका असर पड़ा है। एथेंस में दुकानें बंद कर दी गई। शुक्रवार को हजारों लोग संसद के बाहर पहुंचे। लोगों ने काले गुब्बारे और सरकार विरोधी बैनर लेकर प्रदर्शन किया। राजधानी में भीड़ और स्थिति को काबू में करने के लिए 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पीड़ितों के लिए एथेंस के चर्च में स्मारक सेवाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें लंबे वीकेंड से लौटने वाले कई विश्वविद्यालय के छात्र शामिल होंगे। उनके परिवारों ने प्रदर्शनकारियों से राजनीति के बजाय जान गंवाने वालों की याद पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश और म्यांमार की। तो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों ही देशों में हालात काफी अस्थिर है। बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, तो म्यांमार में जुंटा शासन को विद्रोही गुटों से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने म्यांमार की अराकान आर्मी से हाथ मिला लिया है। अराकान आर्मी म्यांमार का विद्रोही गुट है, जिसने रखाइन प्रांत पर लगभग पूरा कब्जा किया हुआ है और लगातार जुंटा शासन को चुनौती दे रहा है। रखाइन प्रांत म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ऐसे में अराकान आर्मी का बांग्लादेश से लगने वाली सीमा पर भी नियंत्रण हो गया है और अब मोहम्मद यूनुस का प्रशासन इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। देश में रोहिंग्या संकट का हल निकालने के लिए यूनुस सरकार ने अराकान आर्मी से संपर्क स्थापित किया है। मोहम्मद यूनुस के उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान ने एक कार्यक्रम के दौरान इसे लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन अराकान आर्मी ने हमारी सीमा पर अपना झंडा फहराया, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ये एक नई दुनिया है। आपको उनसे डील करना होगा। देश की सीमा की रक्षा और रोहिंग्या प्रत्यावर्तन के लिए अराकान आर्मी के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। दरअसल फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से ही म्यांमार गृह युद्ध की चपेट में है। लोकतांत्रिक सरकार के बलपूर्वक हटाए जाने के बाद से नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और दर्जनों जाति समूह सैन्य नेतृत्व वाले जुंटा शासन से लड़ रहे हैं। रखाइन राज्य में स्वायत्ता की मांग करने वाली अराकान आर्मी का प्रांत के लगभग 90% इलाके पर कब्जा है, जिसमें बांग्लादेश के साथ लगने वाली 271 किलोमीटर लंबी पूरी सीमा है और इसी रास्ते से 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रखाइन राज्य से भागकर बांग्लादेश चले गए हैं।
रोहिंग्या म्यांमार के मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक समूह हैं। रखाइन प्रांत में 2017 में भड़की हिंसा ने उन्हें पलायन को मजबूर कर दिया था, जिसके बाद वो अलग अलग देशों में शरणार्थी बन गए और अब इन्हें अपने देश से हटाने के लिए बांग्लादेश अराकान आर्मी के साथ समझौते की कोशिश में है। इससे रोहिंग्या समुदाय के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश की कोशिशें कितनी सफल होती हैं, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और अब चलते चलते में देखेंगे पोप फ्रांसिस की गंभीर हालत को। तो दोनों फेफड़ों में निमोनिया से जूझ रहे 88 साल के पोप फ्रांसिस की हालत बेहद गंभीर है। इस बीच वेटिकन ने पोप की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि पोप को सांस लेने में ज्यादा परेशानी हो रही है। उनकी सेहत काफी बिगड़ गई है। उन्हें नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया। हालांकि पोप होश में है। बता दें कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन सपोर्ट उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें केवल कुछ वक्त के लिए वेंटिलेटर की जरूरत होती है। इसी के साथ वेटिकन ने बताया कि पोप फ्रांसिस को खांसी का दौरा पड़ा, जिसके कारण उन्हें उल्टी हुई और उन्हें गैर आक्रामक यांत्रिक वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी। वेटिकन के मुताबिक दोहरे निमोनिया के खिलाफ 2 हफ्तों से चल रही उनकी लड़ाई में एक चिंताजनक झटका है। पोप, जिनके युवावस्था में एक फेफड़े का हिस्सा निकाल दिया गया था, फेफड़े की बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें ब्रोंकाइटिस की बीमारी के बाद 14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी बीमारी अब दोनों फेफड़ों में निमोनिया में बदल गई। शिकागो में नॉर्थ वेस्टर्न मेडिसिन के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर डॉक्टर जॉन कोलमैन ने कहा कि वेटिकन द्वारा बताई गई घटना काफी चिंताजनक है।